टॉपिक के साथ हम शुरुआत करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है भोजन। टॉपिक का नाम है भोजन। भोजन के घटक। पोषक तत्व है। पोषक तत्व। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो भोजन है ये होता क्या है। सबसे पहले तो भोजन की चर्चा करते हैं। भोजन, फूड। भोजन क्या होता है दोस्तों कि जो जो सजीव होते हैं ना, सजीव सजीव होते हैं, सजीव, वो जो पोषण ग्रहण करते हैं, पोषण ग्रहण करते हैं, पोषण ग्रहण करते हैं, पोषण जो ग्रहण करते हैं उनमें जो अवयव होते हैं, अवयव होते हैं, उनके समूह को, के समूह को भोजन कहते हैं। ये एनसीईआरटी की बुक कक्षा 6 के अंदर ये लाइन दे रखी है। भोजन की परिभाषा दे रखी है। भोजन को दो तरीके से विभाजित बुक के अंदर, एक संतुलित भोजन, संतुलित भोजन, भोजन, और एक असंतुलित भोजन, असंतुलित, असंतुलित भोजन। इसके अंदर ये बताया गया है कि जो संतुलित भोजन होता है ना, वो ऐसे भोजन को संतुलित भोजन कहते हैं जिस भोजन के अंदर जो अपने शरीर को जो आवश्यक पोषक तत्व हैं, आवश्यक पोषक तत्व हैं, पोषक तत्व है, वो पर्याप्त मात्रा में हो। न तो अधिक होने चाहिए न कम होने चाहिए। ऐसा भोजन जिसमें जो पोषक तत्व होते हैं, जो भोजन के घटक होते हैं, वो पर्याप्त मात्रा में हो, उस भोजन को संतुलित आहार या संतुलित भोजन कहते हैं। असंतुलित भोजन, असंतुलित भोजन ऐसे भोजन को कहा जाता है जिसके अंदर जो पोषक तत्व हैं वो पर्याप्त मात्रा में नहीं होते। एक लाइन इसमें इंपॉर्टेंट दे रखी है एनसीईआरटी बुक के अंदर कि जो असंतुलित भोजन होता है ना, उसमें जो पोषक तत्व है, पोषक तत्व है, आवश्यकता से कम भी हो सकते हैं और अधिक भी हो सकते हैं, ये ध्यान रखना। असंतुलित भोजन। और जब कोई भी, अगर मनुष्य अगर असंतुलित भोजन का सेवन करता है दोस्तों, तो वो कुपोषण का शिकार होता है। कुपोषण, 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 ऐसा पोषण जिसके अंदर पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व उपस्थित नहीं होते, उसको कहते हैं कुपोषण। ठीक है। और इसके एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है अभावजन्य रोग, कक्षा 6 के अंदर लास्ट में दे रखा है अभावजन्य रोग, रोग। पोषक तत्व की कमी से, अगर भोजन के अंदर पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं है तो उसकी कमी से जो रोग होता है उसको कहते हैं अभावजन्य रोग। तो इनके बारे में, भोजन के बारे में देख लिया। अब हम ये देखेंगे कि भोजन के अवयव कौन कौन से होते हैं। 7 भोजन के अवयव होते हैं दोस्तों। एक एक चीज आपको एनसीईआरटी बुक से मिलेगी और उसके साथ आपको कहीं भी रटने की आवश्यकता नहीं होगी। एक एक चीज समझाई जाएगी और ट्रिक के माध्यम से याद करवाई जाएगी। तो इसके बाद में मैं आपको ये थोड़ी सी एक पीडीएफ है उसकी, वो जो 1 नंबर स्लाइड है वो दिखा देता हूँ। ये जैसे भोजन, भोजन के स्रोत और भोजन के अवयव। सबसे पहले भोजन की यही परिभाषा दे रखी है कि सजीवों द्वारा पोषण के लिए ग्रहण किए जाने वाले अवयवों का समूह भोजन कहलाता है। और ये लाइन भी ऐसी की ऐसी दे रखी है कि कार्य करने के लिए दोस्तों हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और शरीर के संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होती है। वो हमें भोजन से मिलता है सब कुछ। उसके बाद में संतुलित भोजन, जो बैलेंस जो डाइट है, उसके अंदर जो पोषण में आवश्यक अवयव शरीर के अनुसार आवश्यक मात्रा में उपस्थित हो, जो मैंने आपको समझाया है वही है। असंतुलित भोजन वो होता है जिसके अंदर जो आवश्यक जो अवयव होते हैं वो शरीर के अनुसार सही मात्रा में न हो, वो असंतुलित भोजन कहलाता है। और इसको हीनताजन्य भोजन भी कहते हैं। और असंतुलित भोजन में किसी भी पोषक अवयव की कमी या अधिकता हो सकती है। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़े से ध्यान रखना ये लाइन। और कुपोषण, कुपोषण होता है शरीर के पोषक तत्व में कमी या अधिकता हो जाने से जो रोग उत्पन्न होता है उसको कुपोषण या हीनता कहते हैं।
उसे अभावजन्य रोग भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, किताब के अंदर दे रखा है। और इसके बाद में हम पढ़ते हैं कि जो पोषक तत्व हैं वो कौन कौन से हैं। पोषक तत्व, मानव के अंदर जो पोषक तत्व है ना, पोषक तत्व फिर आपको स्लाइड के माध्यम से दिखाया जाएगा सारा का सारा। पोषक तत्व मैं एक बार लिख देता हूँ। एक नंबर जो पोषक तत्व है, वैसे 7 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, 7 ही दे रखे हैं बुक के अंदर। एक कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। 2 नंबर प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल, और 7 नंबर खाद्य रेशे को रफेज बोलते हैं। आरबीएससी की बुक के अंदर इसका नाम रफेज लिख रखा है। ठीक है, तो ये जो 7 पोषक तत्व होते हैं, इनके बारे में मैं 2 बातें हैं वो यही बता देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होंगे आप। जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा होते हैं, तीनों के तीनों दोस्तों कार्बनिक यौगिक होते हैं। एक नंबर बात, 2 बातें यहाँ से याद कर लेना। कार्बनिक यौगिक, क्योंकि अलग अलग लिखाऊंगा तो वो वहां कंफ्यूज होंगे आप, तो यहाँ याद रख लेना कि तीनों के तीनों कार्बनिक यौगिक होते हैं। प्लस कार्बनिक यौगिक के साथ साथ इन तीनों से हमें मिलती है ऊर्जा। क्या मिलती है दोस्तों? ऊर्जा मिलती है। और विटामिन, खनिज लवण, जल और जो खाद्य रेशे होते हैं, ये ध्यान रखना अकार्बनिक होते हैं, अकार्बनिक होते हैं, अकार्बनिक यौगिक होते हैं ये। इनके अंदर कार्बन नहीं पाया जाता, जो सी जो कार्बन होता है ना, कार्बन होता है वो नहीं पाया जाता। प्लस इनसे ऊर्जा नहीं मिलती। ध्यान रखना, कई बार प्रश्न आ जाता है कि विटामिन से कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। विटामिन से ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है दोस्तों, न खनिज लवण से होती है न जल से होती है। ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है, केवल शरीर का संतुलन बनाए रखते हैं, शरीर संतुलन बनाए रखते हैं, शरीर संतुलन बनाए रखते हैं। इसके बाद में मैं आपको ये बताता हूँ कि जो कुछ पोषक तत्व होते हैं, ये जो 7 पोषक तत्व हैं, इनको अलग अलग तरीके से विभाजित किया गया है, कार्य के आधार पर इनको विभाजित किया गया है। तो कार्यों के आधार पर किस तरीके से विभाजित किया गया है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो कार्य के आधार पर पोषक तत्व, वैसे मेरे ये स्लाइड बनाई हुई है, कार्य के आधार पर पोषक तत्वों को 3 तरीके से विभाजित किया गया है। एक तो जिनसे ऊर्जा की प्राप्ति हो, एक जो शरीर निर्माण में सहायक हो, शरीर निर्माण में सहायक हो, और शरीर निर्माण के साथ साथ एक वो पोषक तत्व है जो हमें सुरक्षा प्रदान करती है, सुरक्षा, सुरक्षा प्रदान करती हो। ये ऐसी कैसी सारणी बना के दे रहे। जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है वो तो मैंने बता दिया आपको, 3 होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट वसा। इन तीनों से क्या प्राप्त होती है? हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और शरीर निर्माण में जो पोषक तत्व सहायक हैं दोस्तों, वो मेन 2 ही पोषक तत्व हैं। एक नंबर प्रियता देनी है आपको प्रोटीन को, और 2 नंबर खनिज लवण, खनिज लवण। और जो 3 नंबर अगर पूछा जाए तो जल। वरना आप ये 2 ही ध्यान रखोगे कि शरीर के निर्माण में कौन सा पोषक तत्व सहायक है। 1 नंबर वरीयता देनी है प्रोटीन को, 2 नंबर खनिज लवण को, और 3 नंबर जल को। और आपको 2 ही ध्यान में रखने हैं। एक सुरक्षा, बहुत बार प्रश्न आता है कि ऐसा कौन सा पोषक अपने शरीर की सुरक्षा में रखने में सहायक, तो 1 नंबर इसमें विटामिन ध्यान रखना है। और जो 2 नंबर है वो दोस्तों वो खनिज लवण, यही खनिज लवण, खनिज लवण। इसके बाद में अगर 3 नंबर पूछा ही नहीं जाएगा, पूछा जाए तो प्रोटीन प्लस जल दोनों सहायक होते हैं। ठीक है, और ये 2 ध्यान रखने हैं, इसमें ये 2 ध्यान रखने हैं, इसमें ये 3 ध्यान रखने हैं। तो आगे सारणी है उसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। देखो, जो लीजिए यही है, देखो ओजन के अवयव निम्न होते हैं, यानी एक बार देखो, इसमें भोजन के अवयव निम्न होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और खाद्य पदार्थ। कार्य के आधार पर भोजन के अवयवों का वर्गीकरण किया गया है, 3 तरीके से किया गया है। सारणी को समझना, शरीर की वृद्धि विकास हेतु ऊर्जा देने वाले अवयव, ऊर्जा देने वाले अवयव होते हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। ये लवण है ना, ये गलती से आ गया है, हाँ यहाँ है ये लवण, यहाँ है ये लवण।
इसके बाद में शरीर निर्माण करने में सहायक है। 1 नंबर प्रोटीन और 2 नंबर खनिज लवण और 3 नंबर जल। उसके बाद में सुरक्षा प्रदान करने में जो सहायक होते हैं वो 1 नंबर विटामिन, 2 नंबर खनिज लवण और 3 नंबर प्रोटीन और जल। आप ये 2 याद रखोगे, ये 2 याद रखोगे और ये 3 याद रखोगे। ठीक है, इसके बाद में हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा मैं एक बार स्लाइड हटाकर नया पेज लेकर वहां समझा देता हूँ थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो 1 नंबर हम पोषक तत्व पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट इसके बारे में मैं बताता हूँ कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है दोस्तों, वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अनुपात होता है 1:2:1, ये होता है। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? 1:2:1। और कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र अगर याद रखो तो बुक के अंदर तो दे नहीं रखा है, भी फिर भी याद रखो तो आप याद रखना CXH2O। ये जो एक्स और वाई है ना, इनके कणों की संख्या है, कार्बन कितने हैं उनकी संख्या है एक्स, और जल के अणु कितने हैं उसकी संख्या है वाई। तो ये ध्यान रखना, इसमें CHO का अनुपात 1:2:1 होता है। और कार्बोहाइड्रेट से ध्यान रखना, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ये भी ध्यान रखना सा। ठीक है, और जो कार्बोहाइड्रेट के जो स्रोत हैं दोस्तों, स्रोत हैं कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं, अनाज होता है ना, अनाज जो हम खाते हैं उनसे हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। और सर्वाधिक कौन से अनाज से मिलता है? वो मिलता है चावल से। और आपसे ये पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किस फल से मिलता है, तो ये ध्यान रखना, केले से है ना सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट हमें प्राप्त होता है। और अनाज में सर्वाधिक जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो चावल से प्राप्त। ये और भी स्रोत हैं भी, जैसे मक्का हुआ, पपीता हुआ, आम हुआ। ये एग्जाम्पल हूबहू दे रखे हैं, भी डायग्राम है वो मैं आपको दिखा दूंगा आगे, 6 की बुक में दे रखे हैं ये एग्जाम्पल। जैसे मक्का हुआ, बाजरा हुआ, ये इसके स्रोत हैं। इसके बाद में कार्बोहाइड्रेट के संबंधित कार्बोहाइड्रेट के प्रकारों को देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट के 2 तरीके किया गया है, वो आगे देखेंगे। तो एक बार मैं आपको ये बता देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे देखिए, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण के लिए 4 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आप ऐसे भी कह सकते हो कि कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट के स्रोत, ये जो मैंने डायग्राम है वो NCERT की कक्षा 6 की बुक से उठाया है भी। इसके जो स्रोत होते हैं वो चावल, गेहूं, आलू, शकरकंदी और तरबूजा, आम और मक्का, जो आपको दे रखे हैं सामने। ये थोड़े से ये ध्यान रखना कि चावल से है ना, चावल से अनाज आ गए, चावल गेहूं अनाज आ गया, ठीक है, मक्का अनाज आ गया, इनको तो याद ही नहीं करने हैं। आलू, आलू के अंदर स्टार्च पाया जाता है, मैं आपको आगे बताऊंगा। स्टार्च पाया जाता है जिसको मंड कहते हैं, मंड कहते हैं। शकरकंदी, शकरकंदी के अंदर भी यही पाया जाता है, स्टार्च। तरबूजा और आम, ये थोड़ा ध्यान रखने हैं। और इसके साथ पपीता भी है, गन्ना भी है। ठीक है, तो ये थोड़े से एग्जाम्पल दिमाग में रखने हैं। वैसे आपको पता है कि सर्वाधिक जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हम अनाज खाते हैं ना, रोटी खाते हैं। चलो, तो इसके बाद में आगे निकालते हैं ये देखो, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण 2 तरीके से, एक तो शर्करा, शुगर, शुगर, और एक अशर्करा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार का होता है, एक शर्करा और एक अशर्करा। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट में जो शुगर होती है ना, शर्करा, शर्करा क्या होता है अभी? शर्करा के बारे में देखो, ये श्वेत होता है, क्रिस्टलीय, ठोस और जल में विलय होता है, स्वाद में मीठा होता है। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो शर्करा होता है ना वो स्वाद में मीठा होता है, स्वाद में मीठा होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, वो होता है शर्करा। और अशर्करा क्या होता है? अशर्करा होता है रंगहीन होता है, अक्रिस्टलीय होता है, और जल में क्या होता है दोस्तों? ये अविल्य होता है, अविल्य होता है, अविल्य होता है, ये ध्यान। तो ये स्वाद में मीठा। ठीक है, तो शर्करा और अशर्करा 2 तरीके से विभाजित किए गए हैं। अब इनको आगे किस तरीके से विभाजित किया गया है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। शर्करा को आगे किस तरीके से और अशर्करा को आगे किस तरीके से विभाजित किया गया है, यहाँ ये सारणी बनाऊंगा, ये याद कर लोगे तो कार्बोहाइड्रेट का झंझट मिट जाएगा भी, क्योंकि कंफ्यूज नहीं होंगे भी। ठीक है,
कि मैं आपको सारणी बना के दिखाऊंगा यहाँ पे किस तरीके से इनको विभाजित किया गया है। ये देखिए, देखो कार्बोहाइड्रेट को शर्करा और अशर्करा। अब शर्करा के अंदर दो प्रकार बताए गए हैं। आप अधिकांश कोचिंगों में ये पढ़ाया जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट को जो विभाजित किया जाता है मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉली, और वास्तव में ये दोस्तों शर्करा और अशर्करा के रूप में किया जाता है इसको। ये मैं थोड़ा सा मैटर उठा रहा हूँ, कक्षा 11 और 12 की बुक में ये सारणी बनाई हुई है, वहां से उठा रहा हूँ। इससे आप आगे पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे कि मोनोसेकेराइड क्या होता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लाइकोज क्या होते हैं। थोड़ा सा वहां से ये सारणी उठाने की कोशिश की है। देखो शर्करा, शर्करा को वापस फिर से यहाँ दो तरीके से विभाजित किया गया। एक मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, और एक ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड। और जो अशर्करा होता है ना, उसका एक प्रकार बताया गया है पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। ये प्रकार है भी। शर्करा को मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड। मोनोसेकेराइड क्या होता है दोस्तों? मोनोसेकेराइड के बारे में नीचे पढ़ेंगे कौन कौन से मोनोसेकेराइड हैं। और ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड होता है ना, उसके अंदर जो एक से दो से लेकर 10 मोनोसेकेराइड होते हैं। मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड ये से मिलकर बना होता है। मोनोसेकेराइड होता है वो एक साधारण जो शर्करा होता है वो मोनोसेकेराइड होता है, जल में विलयशील होता है ये। और ओलिगो जो सेकेराइड होता है ना, ये 2 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड, जैसे 2 मोनोसेकेराइड आपस में मिलकर ओलिगोसेकेराइड का निर्माण कर लेंगे, 3 मोनोसेकेराइड आपस में मिलकर एक सेकेराइड का निर्माण करेंगे जिसको ओलिगोसेकेराइड कहेंगे। इस तरीके से 10 मोनोसेकेराइड के अणु आपस में मिलकर ओलिगोसेकेराइड का निर्माण कर सकते हैं। मैं ये कहूँ कि 3 मोनोसेकेराइड आपस में मिलकर किस सेकेराइड का निर्माण करते हैं, तो आप ये कहोगे ओलिगोसेकेराइड। अब देखो ओलिगोसेकेराइड और डाइसेकेराइड एक ही नहीं है, ओलिगोसेकेराइड का प्रकार है डाइसेकेराइड। इसको इस तरीके से बांट सकते हैं, डाइसेकेराइड और ट्राइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, डाई, ट्राई और टेट्रासेकेराइड, टेट्रासेकेराइड। इस तरीके से बहुत प्रकार बांट सकते हैं, 10 तक ले सकते हैं। अब ध्यान रखना, आपको तीन ही चीज ध्यान रखना, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को दो तरीके से विभाजित करते हैं, शर्करा और अशर्करा। शर्करा को दो तरीके से विभाजित करते हैं, मोनोसेकेराइड। अगर सीधा डाई याद रखो तो डाई याद रखिएगा, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। अब बताओ तो पॉलीसेकेराइड क्या होता है? पॉलीसेकेराइड में 10 से अधिक अधिक मोनोसेकेराइड होते हैं, 10 से अधिक मोनोसेकेराइड होते हैं, मोनोसेकेराइड होते हैं। ये ध्यान रखना है। तो आप ये याद रख सकते हो, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। और यहाँ से एक क्वेश्चन ज्यादातर है, मोनोसेकेराइड साधारण शर्करा होता है, डाइसेकेराइड में 2 मोनोसेकेराइड आपस में मिलकर डाइसेकेराइड का निर्माण करते हैं, ट्राइसेकेराइड में 3 मोनोसेकेराइड आपस में मिलकर, टेट्रा में इस तरीके से चलता रहेगा। पॉलीसेकेराइड में 10 से अधिक मोनोसेकेराइड आपस में मिलकर पॉलीसेकेराइड का निर्माण। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण किया गया है। और इसके नीचे आपको के नीचे बताया गया है कि शर्करा वे कार्बोहाइड्रेट जो श्वेत, क्रिस्टलीय, ठोस, जल व मिले और स्वाद में मीठे होते हैं, शर्करा कहलाते हैं। अब ठीक है, और इसके बाद में यह दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? मोनोसेकेराइड जो शर्करा होता है वो मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड मैंने बता दी। यह सरल शर्करा होता है जिसका जल अपघटन नहीं किया जा सकता। जल अपघटित ये नहीं होता है, जल का अपघटन नहीं किया। सभी मोनोसेकेराइड अपचायक शर्करा है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। कुछ शर्करा होते हैं वो अपचायक शर्करा होते हैं, कुछ अनपचायक शर्करा होते हैं जो एनसीईआरटी बुक के अंदर नहीं दे रखा है। तो थोड़ा सा मैं आपको आगे समझा दूंगा लास्ट में। जितने भी मोनोसेकेराइड है वो अपचायक शर्करा है। इसके बाद में देखता हूँ मैं आगे वाला पेज, ये आता है अभी। हाँ यही है। अब देखो कुछ जो मोनोसेकेराइड है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ जो मोनोसेकेराइड है। कुछ यहाँ बता देता हूँ कि कुछ महत्वपूर्ण मोनोसेकेराइड है यहाँ, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण मोनोसेकेराइड हैं जिसमें यहाँ से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो आपको ये पूछे कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है, आपको दो प्रकार का, शर्करा, अशर्करा। शर्करा कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड या डाइसेकेराइड इसका प्रकार है एक, और एक पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में एक
शर्करा आपस में मिलेगा, मतलब सामान्य शर्करा होता है वही मोनोसेकेराइड होता है, जल अपघटन नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता, और अधिक नहीं तोड़ सकते जल अपघटित। तो कुछ मोनोसेकेराइड के उदाहरण हैं और यहाँ से प्रश्न आता है, और यहाँ से याद करवाने की गारंटी। देखो, ग्लूकोज मोनोसेकेराइड है ये, ग्लूकोज, फैक्टोज और गलेक्टोज, ये 3 मोनोसेकेराइड के एग्जाम्पल हैं, यहाँ से कहा जाता है। ठीक है, तो देखो ये ग्लूकोज, फैक्टोज और गलेक्टोज होते हैं, इनका मैं सूत्र बता देता हूँ, आपको ध्यान रखना। C6H12O6, ये किसका सूत्र होता है दोस्तों? ये सूत्र होता है ग्लूकोज, फैक्टोज और गलेक्टोज। इसमें 6 कार्बन होते हैं, कार्बन के आधार पर भी वैसे मोनोसेकेराइड को विभाजित किया गया है, ध्यान रखना, पर वो हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, वो 11वीं 12वीं का लेवल का है भी। कार्बोहाइड्रेट में जो मोनोसेकेराइड है ना, उसको भी कार्बन के आधार पर विभाजित किया गया है, जैसे टेट्राओज, पेंटाओज, हेक्साओज। ठीक है, तो ये हेक्साओज का प्रकार है जिसके अंदर 6 कार्बन होते हैं, इतना नहीं पढ़ेंगे, आप ध्यान रखना। मोनोसेकेराइड के 3 उदाहरण पढ़े थे, ग्लूकोज, फैक्टोज, गलेक्टोज, 3 पढ़े थे। ग्लूकोज, ग्लूकोज को क्या कहते हैं? देखो, ग्लूकोज को देखते हैं, ग्लूकोज को क्या कहते हैं के बारे में देखते हैं। ग्लूकोज को सामान्य शर्करा कहा जाता है, सामान्य सामान्य शर्करा कहते हैं, इसको सार्वभौमिक शर्करा कहते हैं, सार्वभौमिक शर्करा, यूनिवर्सल शर्करा, यूनिवर्सल शर्करा कहते हैं, सिंपल शुगर, यूनिवर्सल शुगर कहा जाता है इसको, और इसके साथ साथ अंगूर की शर्करा, ग्रेप्स, अंगूर की शर्करा कहते हैं इसको। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और सामान्य शर्करा, सार्वभौमिक शर्करा, अंगूर की शर्करा, ये इसके सामान्य नाम है ग्लूकोज को कहा। ठीक है, और इसमें ये ध्यान रखना, जो इसको है ना, एक कहा जाता है द्राक्षा, द्राक्षा शर्करा। तो द्राक्षा होता है ना, द्राक्षा, इसका अर्थ होता है अंगूर। तो रकत की शर्करा भी कहते हैं, रकत की शर्करा, रक्त शर्करा, बर्ड शर्करा बोल दो आप इसको, बर्ड शर्करा, ये इसके उपनाम है भी। ग्लूकोज को सामान्य शर्करा, सार्वभौमिक शर्करा, ग्लूकोज तो वैसे ही आपने सुना है भी, ग्लूकोज का सेवन, सिंपल सिंपल शुगर, यूनिवर्सल शुगर, ग्रेप्स और बर्ड शुगर, और द्राक्षा शर्करा भी कहा। फैक्टोज, ग्लूकोज के तो सामान्य उपनाम याद रह जाएंगे वैसे, सिंपल सी है, सार्वभौमिक है बस, और ये जो अंगूर में पाई जाती है, रक्त के अंदर पाई जाती है। अब देखो फैक्टोज, फैक्टोज को फल की शर्करा कहते हैं, फल की शर्करा कहते हैं, फल की शर्करा कहा जाता है, फल की शर्करा कहते हैं। मधुमक्खी के शहद में, मधुमक्खी के शहद में, मधुमक्खी के शहद में भी कौन सी शर्करा होती है दोस्तों? फैक्टोज शर्करा होती है, ध्यान रखना। वामावर्ती, वामावर्ती शर्करा भी कहते हैं, वामावर्ती शर्करा भी कहते हैं, वामावर्ती शर्करा भी कहते हैं, ये 3 उपनाम है। कैसे याद रखोगे भी? फैक्टोज ऐसे याद रखोगे, फल की शर्करा, और ये जो मधुमक्खी का शहद होता है ये फल की तरह मीठा होता है, तो मधुमक्खी के शहद में भी ये फैक्टोज शर्करा पाई जाती है। और वामावर्ती शर्करा भी इसको कहा जाता है दोस्तों, ये भी वामावर्त, दक्षिणावर्त, वामावर्त होता है ना, तो ध्यान रखना कि फल खाओगे तो फटाई फटाफ वामावर्त घूम जाओगे, क्या फटाई फटाफ वामावर्त घूम जाओगे, फट फटाई फट फल खाओगे तो वामावर्त घूम जाओगे, मधुमक्खी आपको दिखाई देंगी तब। देखो भी, मधुमक्खी का छत्ता तोड़ने जाते हैं तब क्या होता है? टाइम फट घूम जाते हैं ना वैसे, तो ऐसे याद रख लेना, वामावर्त घूम जाओगे। तो फैक्टोज फल की शर्करा, और वामावर्त जो शर्करा, और मधुमक्खी के शहद में भी फैक्टोज शर्करा पाई। और ये ध्यान रखना, पटवार परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था कि सबसे मीठी शर्करा, सबसे मीठी शर्करा, सबसे जो मीठी शर्करा होती है दोस्तों, वो फैक्टोज शर्करा होती है, फैक्टोज शर्करा होती है। के बाद में सुक्रोज शर्करा होती है, और आपको यही ध्यान रखना है, सबसे जो मीठी शर्करा होती है वो फैक्टोज शर्करा होती है, जो शहद के। इसके बाद में गलेक्टोज को मस्तिष्क की शर्करा कहा जाता है, मस्तिष्क में ये ज्यादा पाई जाती है, मस्तिष्क की शर्करा कहा जाता है इसको, गलेक्टोज।
ठीक है ना। ये ग्लेक्टोज वैसे दूध के अंदर भी पाई जाती है कुछ, ठीक है, और इसको उपनाम है ये मस्तिष्क की शर्करा। देखो भी मोनोसेकेराइड तीन पढ़े, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लेक्टोज। ग्लूकोज को तो सिंपल शुगर कहते हैं, यूनिवर्सल शुगर कहते हैं, बर्ड शुगर कहते हैं, ग्रेप शुगर कहा जाता है, ठीक है। और अंगूर का दूसरा नाम होता है द्राक्षा, 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 ठीक। तो अंगूर का ही नाम है द्राक्षा शर्करा भी कहते हैं। फैक्टोज, फल से, मधुमक्खी के शहद, मधुमक्खी का छत्ता तोड़ने जाओगे, वामावर्त घूम जाओगे। और जो ग्लेक्टोज होता है ना, वो मस्तिष्क की शर्करा को कहा जाता है, ठीक है। अब याद कैसे करोगे कि ये मोनोसेक्राइड की एग्जांपल है। देखो भी डाइसेक्राइड पढ़ोगे ना, वहाँ माल्टोज, लेक्टोज, माल्टोज पढ़ोगे, लेक्टोज पढ़ोगे और सुक्रोज पढ़ोगे। तो ये आप यहाँ से याद रखना है कि आप सबसे पहले शुरुआत करोगे जीएफ से। किससे करोगे रे? जीएफ, जी। सबसे पहले ये बनाओगे, जीएफ बना ली, और उसके आगे क्या लगा दोगे? जी लगाना शुरू कर दिया आपने। अब देखेंगे ये तो मोनोसेक्राइड में तीन ही चीजें हैं, जी। आगे देखना डाई और जो पॉलीसेकेराइड में आप क्या क्या करते हो, ठीक से याद हो जाएगा। जी, एफ, जी, ये तीन होते हैं ना, ये मोनोसेकेराइड के एग्जाम्पल होते हैं। तो इनके सामान्य ये पढ़ लिया। अब ओलिगोसेकेराइड वही है जो मैंने आपको समझाया है, 2 से 10 अणु तक मोनोसेकेराइड, 2 से अधिक अणु आपस में जुड़कर ओलिगोसेकेराइड निर्माण करते हैं। इसको निम्न प्रकार होते हैं। डाइसेकेराइड महत्वपूर्ण होता है, दो मोनोसेकेराइड आपस में मिलकर मिलकर डाइसेकेराइड का निर्माण करते हैं। डाइसेकेराइड का जल अपघटन किया जा सकता है, मतलब इसका जल अपघटित, जल के अंदर डालकर इसको तोड़ा जा सकता है दो तरीके, ठीक है। तो दो मोन तोड़ते हैं, जब जल अपघटन करते हैं ना, तब दो मोनोसेकेराइड बनते हैं। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि दो मोनोसेकेराइड आपस में मिलकर डाई सेकेराइड का निर्माण करती है। तो देखो इसके तीन उदाहरण है भी, ये याद रखने, माल्टोज, लेक्टोज और सुक्रोज। देखो भी पहले तो है नाम के याद रखियो। मोनोसेकेराइड में तो जीएफ ने लिया है और जी लगाना चालू कर दियो यार, अटक एक रो अभी ओलिगो डाइसेकेराइड में। डाइसेकेराइड में देखो वो आज जीएफ बना तो ली, पर इन्हें नहीं आप भी तो लिया कौन सा, कोई ना कोई आप बिचा लियो देखा यार, तू पहला यार तू ये बात करवा के बात करके ये बैठा नहीं, ऐसी देख सियो सिस्टम बैठा सियो। तो देखो जीएफ जी तो लगाना चालू कर दियो। अब देखो भी था ने इश्यो माल, इश्यो माल मतलब माल्टोज, इश्यो माल और लेक्टोज मतलब लियादे थाने। तो भी वो शुक्रिया अदो करनो बने कौन बने रहे, तो माल थाने लियादे भी बिचौली आदमी को शुक्रिया अदा करोगा कौन कर, हाँ एक कर तो करोगा। तो तीनों नाम, उपरला तीनों नाम एक साथ याद हो गया। तो ऊपर वाले जीएफ, जी सबसे पहले जीएफ बनाई और उसके जी लगाया, ये मोनोसेकेराइड के एग्जाम। उसके बाद में एशियो माल, लैक्टोज लियाते तो शुक्रिया अदा करांगा। तो ये तीन नाम डाइसेकेराइड में है, और फिर इसे तीन चार नाम पॉलीसेकेराइड में याद करांगा। अब वो बिनन करे तो आगे देखा के मचावा आगे ऊद मचावा के मचावा इश्यू बिनन लेड हो गो ठीक होते और माल फड़ाई गाल सी। तो इसके बाद में डाइसेकेराइड में माल्टोज, लेक्टोज और सुक्रोज तीनों नाम याद होगी। अब देखो भी माल, माल्टोज, माल्टोज में दो मोनोसेकेराइड कौन कौन सी पाई जाती है? माल्टोज में भाई जी माल ही माल पाई जाती है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज ही ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, माल ही माल, ठीक है। माल्टोज में माल ही माल, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। और ध्यान रखना ये माल्टोज होता है ये अंकुरित अनाज से प्राप्त होती है, अंकुरित अनाज से प्राप्त होती है, अनाज से। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि अंकुरित अनाज से कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, आपको माल्टो। क्यों रहे अंकुरित अनाज खाओ, माल तो बनेगी ही, ठीक है। अंकुरित अनाज खाया करोगे, अंकुरित अनाज खाया करो, माल बढ़ना है तो, ठीक है। माल्टोज में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, और माल वही बनेगा जो अंकुरित अनाज सुबह सुबह बेच के अंकुरित अनाज खाएगा ना, वो माल बनेगा, याद हो जाएगा अंकुरित अनाज माल्टोज। और ये ध्यान रखना इसको यव शर्करा भी कहते हैं, एक जगह देखा था मैंने यव शर्करा दिख रखा है, यव शर्करा, यव का अर्थ होता है जो, जो को बेकर खाओगे ना, तो भी ये माल्टोज ही उससे देगा आपको। तो आप याद रखना यव शर्करा, अंकुरित अनाज वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लेक्टोज, ग्लेक्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लेक्टोज, ग्लेक्टोज, ठीक है। ग्लूकोज प्लस ग्लेक्टोज दूध की शर्करा कहा जाता है। अभी बहुत बार प्रश्न हुआ है दूध की शर्करा क्या कही जाए, क्या कही जाए? लैक्टोज। अरे एक बात बताओ ते मैंने ऐसे को दिनों ने गाँव को दिनों केक्टो रहे कैंतली लेगे दूध ले नहीं, कैंतली लेगे लैक्टोज लेगे, अरे के ले रहे दूध ले, दूध की शर्करा लैक्टोज। सुक्रोज, ग्लूकोज प्लस
फैक्टोज। ये ध्यान रखना, ग्लूकोज प्लस फैक्टोज से मिलकर बना होता है सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज। तो ये ध्यान रखना, सुक्रोज है ना, सुक्रोज को गन्ने की शर्करा कहा जाता है, गन्ने की शर्करा। चीनी की शर्करा कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है भी, चीनी की शर्करा कहा जाता है, चीनी की शर्करा कहा जाता है। टेबल शर्करा कहा जाता है, टेबल शर्करा कहा जाता है। चुंदर होता है ना, चुंदर होता है वो चुकंदर, उसके अंदर भी यही होती है, ध्यान रखना। तो ये ध्यान रखना, गन्ने की शर्करा, चीनी की शर्करा और टेबल शर्करा। बताओ अभी सुक्रोज, बात बताओ सामने, मैंने कोई गर्मियां का माँ गन्ने को जूस टेबल पर ले आगे और प्याज दे पीऊंगा भी, एक लो था मान लिया कि दियो भी सागे सागे थाने, तो थाने कोई गन्ने को जूस टेबल पर ले आके प्याज दे बींगो भी के करना है, शुक्रिया अदा करना है। तो याद रखना, गन्ने की शर्करा और टेबल शर्करा कहा जाता है, वो सुक्रोज को कहा जाता है। लेक्टोज के लिए और है दूध ले, दूध की शर्करा लेक्टोज। माल्टोज, माल, माल अगर मनना है तो अंकुरित अनाज का सेवन करना पड़ेगा। ये तीन चीजें, ये ऊपर वाली ग्लूकोज, फैक्टोज फैट से फल, फल की शर्करा, और ग्लेक्टोज मस्तिष्क के अंदर पाई जाती है, और मधुमक्खी शहद के अंदर भी फैक्टोज पाई जाती है। तो जीएफजी माल घर लेके आ गया। अब देखेंगे आगे, बोली जो आगे वाली पढ़ेंगे ना वो जो भी मूल्य थे। अब हम देखेंगे इसके अंदर शर्करा या पॉलीसेकेराइड। देखो मोनोसेकेराइड और जो डाइसेकेराइड है, ये शर्करा के एग्जाम्पल हैं जो कि वास्तव में मीठे होते हैं। पर जो ये जो पॉलीसेकेराइड होती है, अशर्करा होती है, वो वे कार्बोहाइड्रेट जो रंगहीन होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, स्वादहीन होते हैं, ये ध्यान रखना, और जल में अविल्य होते हैं, ये भी ध्यान। शर्करा है ना, शर्करा वो जल में विलय होती है, मतलब मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड वो जल में विलय होंगे, और जो पॉलीसेकेराइड है वो अशर्करा होती है, ये जल में विलय नहीं होती। ध्यान रखना, जो पॉलीसेकेराइड है ना, वो जल में अविलय होता है। 10 से अधिक मोनोसेकेराइड आपस में मिलकर पॉलीसेकेराइड का निर्माण करते हैं। में देखो इसके भी एग्जाम्पल हैं, कुछ उदाहरण हैं, जैसे जो पॉलीसेकेराइड है ना, एग्जाम्पल हैं ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज, काइटिन, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन, पेरिन। आप ये ध्यान रखना, ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेल्यूलोज और काइटिन, ये थोड़े से ध्यान रखना यार। ये पोलोसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड। देखो भी जी अप जी, जी एफ बना ली, जी भी लगा दियो आगे, अभी माल लिया यार, घरे भी लिया यार, और शुक्रिया भी अदा करती हो अगले को। अब देखो ये ओसी ग्लाइकोजन, पहले पहले तो वो माल था ने लाइक करेगो, क्या करेगो टावरो, लाइक करेगो, ग्लाइकोजन लाइक करेगो। फिर क्या करेगो, एक बार तो थाने स्टार की तरह मानना है वो, एक बार तो थाने स्टार की तरह मानना है और लाइक भी करेगो, और फिर बड़ो मारना चालू करवाओगे सलूट, ये चालू करवाओगे भी, सलूट मारना चालू करवाओगे। सलूट नहीं मारेगो नहीं, नहीं मारूंगा जब क्या करेगो रे काटेगो। तो निष्कर्ष है कि इससे मालूम अपने दूरी बनाए रखनी चाहिए। तो ये ध्यान रखना, सबसे पहले लाइक करेगा, स्टार आपको स्टार बना के रखेगा, और फिर क्या करेगा, फिर आपसे सलूट मरवाएगा, और सलूट नहीं मारोगे ना तो काटा हुआ डागे। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल मैंने क्रम से आपको एक कहानी याद करवाई, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड की। कई बार पूछ लिया जाता है कि निम्न में से डाइसेकेराइड कौन सा। अब देखो गलाई ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के बारे में एक पॉइंट है जो एनसीईआरटी बुक के अंदर दे रखा है, ध्यान रखना। जो मनुष्य होता है ना, मनुष्य मनुष्य ये मानव होता है, मानव होता है, ठीक है, या जंतु होता है, जंतु, ठीक है, इनके अंदर जो भोजन संग्रहित रहता है ना, वो ग्लाइकोजन के रूप में रह सकता है। मैं ये कह सकता हूँ कि जंतु कोशिका होती है या जंतु होता है, उसके अंदर जो भोजन संग्रहित रहता है, संग्रहित रहता है ना, वो ग्लाइकोजन के रूप में भोजन संग्रहित रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये क्वेश्चन पूछा भी था रिट 2023 का जो पेपर हुआ था, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। ध्यान रखना, जंतु कोशिका के अंदर जो भोजन संग्रहित रहता है, यकृत के अंदर रहता है, वो भोजन वो ग्लाइकोजन के रूप में एकत्रित रहता है, ठीक है ना, जिसको हम बाद में काम में ले सकते हैं। बताओ अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मुझे एनर्जी कहाँ से मिल रही है, वो जो यकृत के अंदर जो ग्लाइकोजन संग्रहित है ना, वहां से मुझे एनर्जी मिल रही है, तो ग्लाइकोजन। फिर देखो स्टार्च, स्टार्च होता है ना, स्टार्च को मंड भी कहते हैं, ध्यान रखना,
मंड भी कहते हैं। इसके बारे में भी एनसीईआरटी कक्षा 6 के बुक के अंदर दे रखा है, ठीक है ना, आलू लेकर प्रयोग करके दिखा रखा है। तो स्टार्च जैसे चावल हुआ, आलू हुआ, अनाज का बाहरी आवरण हुआ। चावल और आलू, कभी देखना भी चावल को धोना, आप धोगे तो आपको जो व्हाइट व्हाइट है ना वो द्रव्य मिलेगा, ठीक है ना, वो मंड होता है, वही स्टार्च होता है। आलू को काटना, फिर उसके ऊपर देखना आप, आपको वही जो फेज सफेद है ना वो थोड़ा द्रव्य मिलेगा, वो ही स्टार्च और मंड है। तो चावल और आलू के अंदर क्या पाया जाता है दोस्तों, स्टार्च पाया जाता है, मंड पाया जाता है, ठीक है। और जो अनाज का जो बाहरी आवरण होता है दोस्तों, वो भी स्टार्च का बना होता है, ध्यान रखना। और जो कैप्सूल का जो बाहरी आवरण होता है, जो कैप्सूल लेते हैं ना गैस्ट्रिक वाले वगैरह वो, तो उनका जो बाहरी आवरण होता है वो किसका बना होता है, स्टार्च का बना होता है। इससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जो पादपों के अंदर जो भोजन संग्रहित रहता है, जिस तरीके से जंतुओं के अंदर या मानव के अंदर भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहता है, उसी तरीके से पादपों के अंदर स्टार्च के रूप में भोजन क्या रहता है, संग्रहित रहता है। पॉइंट भी। सेल्यूलोज, सेल्यूलोज ध्यान रखना कि ये सेल्यूलोज होता है ना, ये जो पादप होते हैं ना, पादप, पादप पादप के अंदर जो कोशिका भित्ति होती है ना, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, वो सेल्यूलोज की बनी होती है। वो किसकी बनी होती है, वो सेल्यूलोज की बनी। और सेल्यूलोज प्राप्त किससे होता है, भी पादपों से होता है या कागज से होता है, कागज जो बनते हैं वो पादपों से, ठीक है। तो पादप और कागज से बनते हैं। पादप की जो कोशिका भित्ति वो सेल्यूलोज की बनी होती है, ये ध्यान रखना। और प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ ही सेल्यूलोज। काइटिन, काइटिन के बारे में बताता हूँ। जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, का जो बाहरी आवरण होता है काइटिन का। और जो मछली होती है ना, मछली का ऊपर भी काइटिन की परत होती है। ये जल रोधक का काम करता है, ठीक है? जल को अंदर जाने से रोकता है। त्वचा के ऊपर लगा होता है, ये जल अवरोधक का काम करता है काइटिन। एक नंबर बात याद रहे तो कर लेना, भी एनसीईआरटी के अंदर ये पॉइंट नहीं है। और एक जो ये है, जो कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। ऐसे याद रख लेना, कवक की जो कोशिका भित्ति होती है ना वो काइटिन की बनी होती है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। और हिपेरिन है वो भी एक प्रकार का ये जो पॉलीसेकेराइड है। और हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन होते हैं, ये भी एक प्रकार के बाद में आकर आगे देखते हैं, आगे वाली स्लाइड देखो। यही है भी, सेल्यूलोज प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है, जिसका पाचन मानव शरीर के अंदर नहीं होता है। बताओ भी, कि पेड़ पौधों से सेल्यूलोज कागज से प्राप्त होता है। क्या मानव पेड़ पौधे खाता है, पत्तियां खाता है, नहीं खाता। क्यों, क्योंकि उसका पाचन ही मानव के अंदर नहीं होता। अगर पाचन होता ना, ध्यान रखना, हम फिर खाना बनाकर खाने की जरूरत नहीं थी, पेड़ पौधे खा लेते जंतु की तरह, अपना काम चल जाता। पर मानव शरीर के अंदर इसका पाचन नहीं होता है। जंतुओं के अंदर इसका पाचन होता है, वो होता है अपेंडिक्स में होता है, ठीक है, अपेंडिक्स के अंदर होता है जंतु। कार्बोहाइड्रेट जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में, स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में आता है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जो हम अनाज खाते हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, वो जंतुओं के अंदर जो संग्रहित रहता है वो ग्लाइकोजन के रूप में, और जो पादपों के अंदर संग्रहित रहता है वो स्टार्च के रूप में। के बाद में कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कीड़े मकोड़ों का बाहरी आवरण काइटिन का बना होता है। काइटिन जल रोधक का कार्य करती है। इसके बाद में कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। कक्षा 6 की बुक के अंदर प्रयोग कर दे रखा है, ठीक है। प्रयोग का भी वीडियो मैंने डाला है, भी वो देख सकते हो के ऊपर, तो वो भी मैंने डाला है। प्रयोग क्या है भी, कि एक आलू लीजिए, बताओ भी टाबरो, आलू ले लिए थे। आलू के अंदर क्या होता है भी, कार्बोहाइड्रेट होता है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, ये मैंने बता दिया आपको, स्टार्च होता है, मंड होता है। इसको काट लीजिए, काटोगे तो काटने के बाद में इसके ऊपर आयोडीन की बूंदे डालिए। किसकी, ये याद रखना है भी, आयोडीन की बूंदे डालनी है। आयोडीन की बूंदे अगर इसके ऊपर डालेंगे, तो डालते ही इसका रंग अगर काला या नीला हो गया, कैसा रे, काला या नीला, नीला। ये मैंने स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर ये प्रयोग करके दिखाया है अभी। आलू को काटा और काट कर उनके जो दो टुकड़े लिए और उनके ऊपर मैंने आयोडीन की बूंदें डाली, तो उसका रंग वास्तव में काला हुआ था भी। काला और नीला अगर रंग हो जाए तो इसका मतलब है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है। हम जो भोजन खाते हैं, वो कच्चा कोई भी भोजन लीजिए, के अंदर हमें कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करना है कि इसके अंदर वास्तव में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं, तो उसका पता लगाना है हमें। तो
ध्यान रखना कि उसके ऊपर आयोडीन की बूंदे डालनी है। अगर इसका रंग नीला और काला हो जाए तो हम ये कह देंगे कि इसके अंदर क्या है, कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। ये कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण हो गया। के बाद में नोट लगा के कुछ पॉइंट लिखे हैं, उसके बाद अपना कार्बोहाइड्रेट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो नोट लगा के लिखा है कि अनाज, जो अनाज होता है ना, कार्बोहाइड्रेट का स्रोत होता है। सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट चावल में बता दिया मैंने, फलों में, केले के अंदर होता है। और ये लाइन दे रखी है, यदि भोजन में कार्बोहाइड्रेट को सम्मिलित नहीं किया जाए तो शरीर की कार्य क्षमता घट जाती है। कक्षा के अंदर ये लाइन दे रखी है, हाँ ऐड करती, एक लाइन ही नहीं छोटी है भी। एनसीईआरटी बुक से मैंने एक लाइन भी नहीं छोड़ी। आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। आपको अगर यकीन नहीं होता तो एनसीईआरटी बुक के अंदर ये पाठ दे रखा है, वो पढ़ के देख लें। ठीक है, मैं स्कूल में बच्चों को भी पढ़ा चुका हूँ ये पाठ। ठीक है, और फिर मैंने ये पाठ पढ़कर और इनकी एक एक लाइन के नोट्स बनाकर और फिर मैंने ये, तो कहीं भी एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा ही हो सकता है, और एक्स्ट्रा वही पॉइंट मिलेगा जो कि जहाँ से प्रश्न पूछा हुआ है, अलावा कोई भी लिया जहाँ से आज तक अभी है वो मैंने। तो ध्यान रख, शरीर में जो कुल ऊर्जा का 60 से 65% भाग कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। बताओ भी, सारों ज्यादा अपन के खा रहे हैं, अनाज खावा नहीं, अनाज में कार्बोहाइड्रेट हुआ है, तो अपने शरीर को जो कुल ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना, का 60 से जो 65% होता है वो कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। के बाद में कार्बोहाइड्रेट का कार्य, और ये भी ध्यान रखना कि शरीर को अगर किलो कैलोरी के आधार पर पूछ लिया जाए कि किलो कैलोरी के आधार पर शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा किससे मिलती है, तो वो वसा आएगा, भी फैट आएगा, वसा आएगा, फैट। किलो कैलोरी के आधार पर सर्वाधिक जो ऊर्जा मिलती है वो वसा से। मैंने 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाया और 1 ग्राम फैट वसा खाई, ध्यान रखना, मुझे सर्वाधिक जो इन दोनों से ऊर्जा मिलेगी ना वो इस वसा से मिलेगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। कार्बोहाइड्रेट के कार्य ये भी दे रखे हैं बुक के अंदर, तो मैंने लिख दिए। वही सिंपल सिंपल कार्य भी, कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना, तापमान को भी करता है थोड़ा। ये शरीर के प्रत्येक अंग, ऊतक और कोशिका की कार्य क्षमताएं बनाए रखने में एक है। बस ये अपना कार्बोहाइड्रेट कम गया। और इसके बाद में प्रोटीन, वसा और विटामिन वो पढ़ेंगे। 2 या 3 क्लासों में इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर लिया जाएगा।